नमस्कार। आज हम असम के एक ऐसे ज़िले की गहराई में उतर रहे हैं, जो न सिर्फ विशाल है, बल्कि अपनी प्रशासनिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान में भी मतलब बेहद अनूठा है, कार्बी आंगलोंग। हाँ। हमारे सामने एक विश्वकोश लेख है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से वो खास बातें निकालें, जो इस क्षेत्र की जटिलता और अहमियत को समझने में मदद करें। बिल्कुल। अक्सर नक्शे पर बड़े दिखने वाले इलाके ना सुर्खियों में कम रहते हैं। तो चलिए आज इसे बदलते हैं और शुरुआत ही एक चौंकाने वाली जानकारी से करते हैं। कार्बी आंगलोंग क्षेत्रफल के लिहाज से असम का सबसे बड़ा जिला है। हाँ, ये बात है। सोचिए कितना बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ आकार ही इसकी खासियत नहीं, यहाँ एक स्वायत्त परिषद भी है जो इसे एक अलग प्रशासनिक दर्जा देती है। बिल्कुल सही। ये दोहरा पहलू, विशाल भूगोल और विशेष प्रशासन, इस चर्चा को दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल, ये दोनों बातें, इसका विशाल आकार और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद या केएसी का होना, इसे समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये इस क्षेत्र के इतिहास, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं और वर्तमान की चुनौतियों से गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। विशाल भूगोल अपने आप में अवसर और चुनौतियां दोनों लाता है, और स्वायत्तता का मॉडल इसे एक विशिष्ट राजनीतिक और सामाजिक पहचान देता है। तो फिर इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस स्रोत के जरिए हम कार्बी आंगलोंग का भूगोल, इसके अनोखे इतिहास और प्रशासन, यहाँ के लोगों, उनकी जीवंत संस्कृति, अर्थव्यवस्था की बुनियाद, हाँ। और अगर स्रोत इशारा करता है तो यहाँ की प्रकृति और चुनौतियों पर भी बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझ सकें कि यह क्षेत्र अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखते हुए विकास की राह पर कैसे चल रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति पर गौर करते हैं। जैसा हमने कहा, ये असम का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में फैला हुआ है। स्रोत बताता है कि ये मुख्यतः एक पहाड़ी इलाका है जिसमें हरी भरी घाटियां और शायद कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी बहती होंगी। हाँ, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल। इतने बड़े और पहाड़ी इलाके का प्रबंधन करना ही अपने आप में एक चुनौती होगी, है ना? इसका भूगोल सिर्फ नज़ारों तक सीमित नहीं है, इसके गहरे रणनीतिक और प्रशासनिक मायने हैं। अच्छा। असम के केंद्र में होने और शायद कई जिलों या पड़ोसी राज्यों जैसे नागालैंड या मेघालय से सीमा साझा करने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। पहाड़ी भूभाग का मतलब है प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, जंगल और एक खास तरह की जैव विविधता की संभावना। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कनेक्टिविटी, यानी पहुंच। कनेक्टिविटी। पहाड़ी रास्तों पर परिवहन और संचार का नेटवर्क बनाना और बनाए रखना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है। सही बात है। ये सीधे तौर पर व्यापार, प्रशासन और लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इस भौगोलिक संदर्भ को समझे बिना हम यहाँ के प्रशासन या अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। ये भौगोलिक चुनौती प्रशासन के पहलू को और भी दिलचस्प बना देती है। अब आते हैं इतिहास और उस स्वायत्त परिषद पर जिसका हमने जिक्र किया, केएसी। हाँ, केएसी। ये स्वायत्त परिषद आखिर है क्या? स्रोत इसके गठन के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ एक स्थानीय निकाय है या इससे बढ़कर कुछ? नहीं, ये सिर्फ एक स्थानीय निकाय से कहीं ज्यादा है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद यानी केएसी का गठन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत हुआ है। 6ठी अनुसूची? अच्छा। अब ये 6ठी अनुसूची क्या है? ये संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन या स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ओ, तो ये खास है। हाँ, केएसी का गठन कार्बी लोगों और इस क्षेत्र के अन्य आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भूमि और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें अपने मामलों में निर्णय लेने का अधिकार देने के उद्देश्य से हुआ था। अच्छा। यह रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे कार्बी समुदाय का एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन रहा है। 6ठी अनुसूची के तहत गठन, यानी इसके पास काफी शक्तियां होनी चाहिए। स्रोत इसकी शक्तियों और भूमिका के बारे में क्या कहता है? हाँ, 6ठी अनुसूची के तहत बनी परिषदों को विधायी, कार्यकारी और कुछ हद तक न्यायिक शक्तियां भी मिलती हैं। अच्छा। स्रोत संभवतः बताता होगा कि केएसी को भूमि प्रबंधन, वन संसाधन, कुछ सीमाओं के साथ प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सामाजिक रीति रिवाजों और विरासत के प्रबंधन जैसे विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार है। काफी कुछ है। यह परिषद न सिर्फ स्थानीय विकास योजनाएं बनाती और लागू करती है, बल्कि कार्बी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का भी काम करती है। वाह। यह भारत के संघीय ढांचे का एक
मतलब दिलचस्प उदाहरण है जहां केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी जगह दी गई है। सही है। हालांकि स्वायत्तता का ये मॉडल हमेशा सहज नहीं होता। राज्य सरकार और स्वायत्त परिषद के बीच अधिकारों और संसाधनों को लेकर कभी-कभी तनाव की स्थिति भी बन सकती है, जिसका जिक्र शायद स्रोत में हो सकता है। और इस परिषद का केंद्र कहाँ है, मुख्यालय? स्रोत निश्चित रूप से दीफू शहर का उल्लेख करता होगा। दीफू कार्बी एंगलोंग जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और यहीं केएसी का मुख्य कार्यालय भी स्थित है। दीफू, ठीक है। हाँ, दीफू उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहरी और प्रशासनिक केंद्र है। ये प्रशासनिक ढांचा वाकई अनोखा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस क्षेत्र को अपना घर कहते हैं। जाहिर है, कार्बी लोग यहाँ के प्रमुख निवासी हैं। बिल्कुल। क्या स्रोत उनकी पृष्ठभूमि या संस्कृति की कोई खास झलक देता है? विश्वकोश लेख आमतौर पर प्रमुख जातीय समूहों का परिचय देते हैं। कार्बी लोग, जिनकी अपनी एक समृद्ध भाषा और संस्कृति है, इस क्षेत्र के मूल निवासियों में से माने जाते हैं। उनकी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार का हिस्सा मानी जाती है। उनकी अपनी पारंपरिक सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, पहनावा और लोक कथाएं हैं। अच्छा। लेकिन कार्बी आंग्लों की खूबी यह है कि ये सिर्फ कार्बी लोगों का ही घर नहीं है। हाँ, और कौन है? स्रोत संभवतः अन्य समुदायों जैसे दिमासा, बोडो, कुकी, हमार, साथ ही असमिया, बंगाली, नेपाली और अन्य गैर आदिवासी समूहों का भी जिक्र करता होगा, जो सदियों से यहाँ साथ रहते आए हैं। ओह, काफी विविधता है फिर तो। हाँ, ये बहुसामुदायिक तानाबाना इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट को और भी जटिल और रंगीन बनाता है। इतनी विविधता है तो भाषाओं का क्या हाल है? कार्बी भाषा के अलावा और कौन सी भाषाएं यहाँ सुनने को मिल सकती हैं? कार्बी भाषा निश्चित रूप से प्रमुख है और आपसी संवाद का मुख्य जरिया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन जैसा कि आपने कहा, विविधता है तो अन्य समुदायों की अपनी भाषाएं भी यहाँ जीवित हैं। इसके अलावा असमिया राज्य की आधिकारिक भाषा होने के नाते महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो होगी ही। और शिक्षा, प्रशासन और बाजारों में हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। ये बहुभाषिकता उत्तर पूर्व भारत की खासियत है। सही बात है। और संस्कृति, त्योहार, संगीत, परंपराएं, स्रोत क्या कुछ खास बताता है? मुझे याद है आपने रोंगकेर या चोमांकन जैसे त्योहारों का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। ये कार्बी समुदाय के दो सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार हैं। रोंगकेर आमतौर पर गांव की सलामती और अच्छी फसल के लिए किया जाने वाला सामुदायिक अनुष्ठान है। अच्छा। जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा और बलि दी जाती है। चोमांगकन एक विस्तृत मृत्यु संस्कार है जो कई दिनों तक चलता है। कई दिनों तक? हाँ, और इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न रस्में, भोज और सामूहिक नृत्य शामिल होते हैं। वाह! ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं है, ये कार्बी समाज की मान्यताओं, सामाजिक एकजुटता और जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। स्रोत शायद इन त्योहारों या यहाँ के लोक नृत्यों और संगीत की विशिष्ट शैलियों का उल्लेख करता होगा। ये जानना दिलचस्प है कि ये त्योहार आज भी मनाए जाते हैं। बिल्कुल, और यही संस्कृति की जीवंतता है। संस्कृति सिर्फ संग्रहालय की चीज नहीं होती। सही। ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके आपसी रिश्तों, उनके पहनावे, खान पान और कला में झलकती है। केएसी जैसी संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण काम इस सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित करना है, बल्कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना और बाहरी दुनिया को इससे परिचित कराना भी है। इस क्षेत्र की पहचान में इसकी संस्कृति का योगदान अमूल्य है। चलिए अब इस सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रखने वाले आर्थिक आधार यानी अर्थव्यवस्था पर आते हैं। पहाड़ी इलाका है तो क्या कृषि ही मुख्य जरिया है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, लेख निश्चित रूप से कृषि को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताता होगा। कार्बी आंग्लों की पहाड़ियां और घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त हैं। खासतौर पर यह क्षेत्र अदरक और हल्दी जैसी नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। अदरक और हल्दी, अरे वाह! हाँ, और चावल यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है, जो घाटियों और कुछ हद तक पहाड़ी ढलानों पर भी उगाया जाता है। इनकी तो राष्ट्रीय और शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग होगी, अदरक और हल्दी की। संभावना तो यही है, लेकिन यहाँ वो भौगोलिक चुनौती फिर सामने आती है, उपज को खेतों से निकालकर बड़े बाजारों तक पहुँचाना। हाँ, कनेक्टिविटी वाली बात। बिल्कुल। कनेक्टिविटी और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी अक्सर किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में बाधा बनती है। ये तो समस्या है। स्रोत शायद पारंपरिक झूम खेती का भी जिक्र करता होगा, जिसे अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं।
अच्छा, झूम खेती। यह पहाड़ी ढलानों पर जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करने की सदियों पुरानी पद्धति है। हालांकि ये पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है, लेकिन बढ़ती आबादी और जमीन पर बढ़ते दबाव के कारण इसके पर्यावरणीय प्रभावों जैसे मिट्टी का कटाव और वनों की कटाई पर भी चिंता जताई जाती है। महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ के जंगलों से लकड़ी, बांस और अन्य वनोपज प्राप्त होते हैं। बांस? हाँ, बांस का इस्तेमाल स्थानीय हस्तशिल्प बनाने में भी होता है, जैसे टोकरियां, चटाई और सजावटी सामान, जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं। अच्छा। इसके अलावा पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव और अनूठी संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, पर्यटन के विकास के लिए भी अच्छे बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, रहने की जगहें और प्रशिक्षित गाइड की जरूरत होती है। स्रोत शायद बताएगा कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। कुल मिलाकर यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक कृषि पर निर्भर है। इसमें आधुनिकता और बाजार की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती है। विकास के लिए निवेश, बेहतर तकनीक और सबसे जरूरी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सुगम रास्ते चाहिए। सही। ये उस संतुलन का हिस्सा है जिसकी बात हम कर रहे थे। पारंपरिक आजीविका को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास कैसे हासिल किया जाए। प्रकृति की बात चली है तो क्या स्रोत यहाँ के खास पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में भी कुछ बताता है? क्या कोई प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य इस जिले में पड़ता है, जैसे विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा का कुछ हिस्सा? ये बहुत संभव है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है, हाँ, काजीरंगा। हाँ, उसका दक्षिणी हिस्सा कार्बी आंगलों की पहाड़ियों से सटा हुआ है। ये पहाड़ियां हाथियों और अन्य वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे का काम करती हैं। ओ अच्छा, कॉरिडोर। हाँ, स्रोत शायद इस कनेक्शन का उल्लेख करेगा। इसके अलावा जिले के अपने वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं, जैसे गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, जो अपने गर्म पानी के झरनों और विविध जीवों के लिए जाना जाता है, या नंबार वन्य जीव अभयारण्य। गर्म पानी, जी, दिलचस्प नाम है। हाँ। तो क्या हम मान सकते हैं कि ये क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से काफी समृद्ध है? बिल्कुल। पूर्वी हिमालय का ये क्षेत्र वैसे भी दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। हाँ। कार्बी आंगलों के जंगल विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, विभिन्न प्रकार के हिरन और बंदर, पक्षियों, हॉर्नबिल यहाँ का एक महत्वपूर्ण पक्षी हो सकता है। वाह, हॉर्नबिल भी? हाँ, संभव है। इस समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण एक बड़ी चुनौती भी है, खासकर जब विकास परियोजनाएं, खनन या कृषि का विस्तार होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष, यानी इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव की घटनाएं भी इन इलाकों में गंभीर मुद्दा हो सकती हैं, जिसके समाधान के लिए संवेदनशील योजना की आवश्यकता होती है। सही कहा। केएसीसी की भूमिका यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधना। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम होगा। आखिर में क्या स्रोत इस क्षेत्र से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियों या वर्तमान संदर्भों पर भी रोशनी डालता है, जैसे विकास की गति, कनेक्टिविटी की समस्याएं या शायद इतिहास से जुड़े कुछ मुद्दे? हम यहाँ पूरी तरह तटस्थ रहते हुए केवल स्रोत में दी गई जानकारी साझा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, विश्वकोश लेख अक्सर संक्षिप्त में ही सही पर क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करते हैं। कनेक्टिविटी की समस्या, जिसका हमने भूगोल के संदर्भ में उल्लेख किया, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच, खासकर दूरदराज के इलाकों में, भी चिंता का विषय हो सकती है। बुनियादी ढांचा का विकास, जैसे सड़कें, बिजली, पीने का पानी, अभी भी कई हिस्सों में एक लक्ष्य हो सकता है। सही। ऐतिहासिक रूप से देखें तो स्वायत्तता की मांग को लेकर चले लंबे संघर्षों और कभी-कभी विभिन्न जातीय समूहों के बीच तनाव की घटनाओं का भी इतिहास रहा है। स्रोत शायद इन जटिलताओं का तथ्यात्मक विवरण दे सकता है, यह समझाते हुए कि कैसे अतीत की घटनाएं वर्तमान के सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। मतलब मुद्दे तो हैं। हाँ। इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर यहाँ के लोगों के जीवन और क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि केएसी जैसी स्वायत्त संस्था इन चुनौतियों से कैसे निपट रही है। हाँ, ये दिलचस्प है। क्या स्वायत्तता ने विकास को गति दी है, या फिर ये अपने आप में नई प्रशासनिक जटिलताएं पैदा करती है? क्या यह विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफल रही है?
ये सवाल कार्बी आंगलोंग जैसे स्वायत्त क्षेत्रों के अध्ययन को बहुत प्रासंगिक बनाते हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं, बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शासन के विभिन्न मॉडलों के परीक्षण की कहानी भी है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये उभर कर आता है कि कार्बी आंगलोंग सिर्फ असम का सबसे बड़ा जिला होने के नाते ही महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली खासियत इसके पहाड़ी भूगोल, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAC) के जरिए मिली अनोखी प्रशासनिक पहचान, कार्बी और अन्य समुदायों की मिलीजुली जीवन संस्कृति और कृषि एवं वन संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था के जटिल ताने बाने में निहित है। एकदम सही कहा। और कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्रों के बारे में जानना हमें सिर्फ उस इलाके से परिचित नहीं कराता, बल्कि ये भारत की अविश्वसनीय विविधता, शासन के विभिन्न प्रयोग जैसे छठी अनुसूची और स्वायत्त परिषद है, हाँ। और उन चुनौतियों को समझने में मदद करता है जिनका सामना दूर दराज के या कम चर्चित क्षेत्र करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ बड़े शहरों और मैदानी इलाकों का देश नहीं है, बल्कि इसके पहाड़ों और जंगलों में भी अनगिनत कहानियां और जटिल वास्तविकताएं बसी हुई हैं। बिल्कुल। और अब अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इस पूरी चर्चा के सार से जुड़ा है। हाँ। कार्बी आंगलोंग जैसा क्षेत्र जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्त प्रशासनिक ढांचे पर गर्व करता है, वो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए विकास की आकांक्षाओं जैसे बेहतर कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर के साथ कैसे संतुलन स्थापित करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति हमेशा साथ साथ चल सकते हैं या इनमें टकराव अवश्यंभावी है? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये। कार्बी आंगलोंग की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी खोज के साथ। तब तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।